हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जानते हो आज हम करने वाले हैं आपकी बुक का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। बेटा इस चैप्टर से प्रश्न करने के लिए तो आएगा ही आएगा, इस टॉपिक से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए तो आएगा। लेकिन जैसे बेटा विगत वर्षों में यानी कि पहले अगर वर्षों पर आप जाओगे और आप बिल्कुल लास्ट ईयर पर भी जाओगे तो इस टॉपिक से दो प्रश्न आए हैं, एक प्रश्न 5 नंबर का और एक प्रश्न 2 नंबर का। यानी कि कुल मिलाकर पुनर्मूल्यांकन खाता का थ्योरी वाला पार्ट, ओनली थ्योरी वाला पार्ट 7 नंबर का आया है। अब ये पुनर्मूल्यांकन खाता होता क्या है, ये कब कब बनाया जाता है, इसे बनाने के नियम क्या है, इससे रिलेटेड प्रश्न पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। क्योंकि पिछले कई सालों से पूछे गए हैं तो सीधी सी बात है बेटा आने वाले साल यानी कि जो आपका वाला साल है उसमें भी पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि सर पुनर्मूल्यांकन खाता होता क्या है, ये हमें बता दीजिए। पुनर्मूल्यांकन खाता कब कब बनाया जाता है, बस ये हमें बता दीजिए। पुनर्मूल्यांकन खाते को बनाने का तरीका क्या है, ये हमें बता दीजिए। बाकी तो हम याद कर लेंगे। तो बेटा फिर बचा क्या याद करने के लिए, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में ये टॉपिक आएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। 10 से 15 मिनट की केवल वीडियो में कोशिश करूंगा कि 15 मिनट की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बता दूं पुनर्मूल्यांकन खाता का कारण, पुनर्मूल्यांकन खाते बनाने की विशेषताएं और पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। चलिएगा, जैसे मैंने बोला कि अगर आप जो हमारे पुराने बच्चे हैं बेटा, या आप हमारे किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको टोटल सारी क्लास की वीडियो मिलती रहे, सभी क्लास की पीडीएफ आपको मिलती रहे, तो उसके लिए जरूरी है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को क्या करना होगा, ज्वाइन। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे कॉल करना होगा, मुझे सॉरी बेटा मैसेज करना होगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। एक ग्रुप बॉयज के लिए बना हुआ है, एक ग्रुप गर्ल्स के लिए। गर्ल्स को गर्ल्स के ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, बॉयज को बॉयज के ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। चलिएगा, इसी के साथ अपन टॉपिक पर वापस पहुंचते हैं। और हमारा टॉपिक का आज नाम क्या है, टॉपिक का नाम है पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे। मेरी गारंटी है कि इस क्लास के बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी प्रश्न एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। सबसे पहली बात कि पुनर्मूल्यांकन खाता होता क्या है बेटा, याद रखना 3 चीजें होती हैं। जब भी हमारी साझेदारी में नए साझेदार का, बेटा कॉपी पेन अगर नहीं लेकर बैठे हो ना तो वीडियो बंद करके जा सकते हो, बंद करो और जाओ बेटा, कोई आवश्यकता नहीं हमारी वीडियो को देखने की। नए साझेदार का प्रवेश होता है, ध्यान से सुनना। मेरे पास ये चीजें नोट में भी लिखी हुई है, ये नोट्स बेटा पूरे बने हुए, लेकिन तब भी मैं लिखवा रहा हूं ताकि आप कॉपी पर लिख सको। जब भी नए साझेदार का प्रवेश होगा, पहली चीज, कोई साझेदार अवकाश यानी कि फर्म से रिटायरमेंट लेगा, कोई साझेदार फर्म को छोड़कर जाएगा, या किसी साझेदार की, ध्यान से सुनना, मृत्यु होती है। 3 केस हैं। जब फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, मान लो आपकी साझेदारी है ए और बी, एक नया साझेदार आपकी फर्म में आना चाहता है, या कोई साझेदार आपकी फर्म से अवकाश लेना चाहता है, या कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है, उस केस में क्या होता है, जो हमारी फर्म है, जो हमारी संस्था है, हम इस फर्म के जितनी भी संपत्ति होती हैं, ध्यान से समझना, जैसी मैं सब समझा दूंगा ना, आप बोलोगे सर ये तो हमें पता था, ये तो बड़ी सिंपल बात है। या फर्म के जितने भी दायित्व होते हैं, जब भी किसी साझेदारी में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, जब किसी भी साझेदारी में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, या साझेदार अवकाश लेता है, या साझेदार की मृत्यु हो जाती है, उस समय पर हम क्या करते हैं, अपनी संपत्ति और अपने दायित्व की दोबारा से वैल्यू निकालते हैं। संपत्ति और दायित्व की क्या करते हैं बेटा, दोबारा से वैल्यू निकालते हैं, दोबारा से देखते हैं कि हमारी मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर अब कितने का हो गया, या
हमें कितना कितना पैसा देना है, इन सब की दोबारा से हम क्या करते हैं बेटा, एक बात दोबारा से वैल्यू करते हैं। कब? जब कोई साझेदार आता है उस समय पर, या साझेदार की मृत्यु हो जाती है उस समय पर, या कोई साझेदार अवकाश यानी कि रिटायरमेंट लेता है उस समय पर। उस समय पर हम संपत्ति और दायित्वों की दोबारा से वैल्यू निकालते हैं, और इस दोबारा से वैल्यू निकालने पर हो सकता है हमें लाभ हो जाए या हो सकता है हमें हानि हो जाए। कहोगे सर कैसे? जैसे मान लो हमारे पास 1 लाख की मशीनरी खरीदी थी, लेकिन जब एक साझेदार बेटा नया साझेदार आने लगा तो उस समय पर हम दोबारा से अपनी मशीन की वैल्यू निकालेंगे। 1 लाख की मशीन थी, जब वो नया साझेदार प्रवेश किया उस समय तक उस मशीनरी की वैल्यू घटकर कितनी होगी? 80,000। तो 20,000 का हमें क्या हो गया? लॉस। या हो सकता है हमारे पास एक भवन था 1 लाख का, लेकिन जब नया साझेदार आया उस समय तक उस भवन 1 लाख का बढ़कर 1.5 लाख हो चुका था, 50 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। तो जब भी नया साझेदार आएगा या किसी साझेदार की मृत्यु होगी या किसी साझेदार का अवकाश होगा, तो अपनी संपत्तियों की हम दोबारा से वैल्यू निकालेंगे, अपने उधार दायित्वों की दोबारा से वैल्यू निकालेंगे, और उस समय पर हमें या तो कुछ लाभ होगा या कुछ हानि होगा। उस लाभ और हानि को दिखाने के लिए, उस लाभ और हानि को शो करने के लिए हम एक खाता बनाते हैं। उस खाते का नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है? तो बेटा एक बात ध्यान रखना, एक प्रश्न पिछले साल पेपर में आया था कि पुनर्मूल्यांकन खाता कब कब बनाया जाता है। 2 नंबर का प्रश्न आया था, पुनर्मूल्यांकन खाता कब कब बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? पुनर्मूल्यांकन खाता नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार के अवकाश पर या साझेदार की मृत्यु पर बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता रीवैल्यूएशन अकाउंट हम 3 समय पर बनाते हैं, या तो किसी साझेदार के प्रवेश के समय पर, या साझेदार के अवकाश के समय पर, या साझेदार की मृत्यु के समय पर। तो इस केस में हम क्या बनाते हैं बेटा? पुनर्मूल्यांकन खाता, यानी कि 3 प्रश्न में लिख दोगे, नहीं लिख दोगे? पेपर में प्रश्न आया पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है, तो मर जाओगे क्या? रो जाओगे? सिंपल सा लिख दोगे सर, पुनर्मूल्यांकन खाता नए साझेदार के प्रवेश, साझेदार के अवकाश या साझेदार की मृत्यु के समय पर बनाया जाता है। पहली चीज। दूसरा, पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाते हैं? जरूर थोड़ा नहीं पूछे बेटा कब बनाया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता हम साझेदार के प्रवेश, अवकाश तथा मृत्यु के समय पर संपत्ति में या दायित्व में होने वाले लाभ या हानि, संपत्ति तथा दायित्व के मूल्य में से होने वाले लाभ या हानि के बंटवारे के लिए बनाते हैं। संपत्ति तथा दायित्व में होने वाले लाभ या हानि के बंटवारे के लिए बनाते हैं। मीनिंग जब नया साझेदार आता ना बेटा, तो उसके आने से पहले पहले हमें जितना भी लाभ या हानि हुआ है उसे हम आपस में बांट लेते हैं, है ना। तो क्यों बनाते बेटा? संपत्ति और दायित्व से होने वाले लाभ या हानि के बंटवारे के लिए बनाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता। हाँ जी सर, समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आया। जरा एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है पुनर्मूल्यांकन खाते के टॉपिक में। दूसरी बात, 1 नंबर का प्रश्न आता है एमसीक्यू के अंदर, बहुविकल्पीय प्रश्न। जानते हो ना बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे कहते हैं? एमसीक्यू को। उसमें प्रश्न आता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार का खाता है। 3 तरह के खाते होते हैं, तो सबको पता है, आपने सीखा होगा 9th 10th 11th में। कहोगे सर आप पढ़े होते तो आज यहां थोड़ी ना वीडियो देख रहे होते। चलो फिर भी कोई बात नहीं। तो याद रखना, पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र का खाता होता है, नाम मात्र का खाता। इसका दूसरा नाम होता है अवास्तविक। खाते कितने प्रकार के होते हैं बेटा, इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप हमसे अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको दे दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पर, और मैं बता दूंगा कि खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पुनर्मूल्यांकन खाता यह एक नाम मात्र का खाता है। पहली चीज, 1 नंबर के प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये वास्तविक खाता है, नाम मात्र का खाता है, व्यक्तिगत खाता है, या इनमें से कोई नहीं, तो भैया ये अवास्तविक या नाम मात्र का खाता है। यह खाता संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, मतलब दोबारा से वैल्यू निकालने तथा दायित्व में होने वाले लाभ अथवा हानि को ज्ञात करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। संपत्ति और दायित्व में होने वाले लाभ और हानि के उद्देश्य से बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता तब खोला जाता है जब फर्म में नए साझेदार का प्रवेश या अवकाश या उसकी मृत्यु पर संपत्ति और दायित्व में मूल्य में वृद्धि अथवा कमी की जाती है। बताओ बेटा, ऐसे मैंने बताया था जो मैंने लिखा क्वेश्चन के अंदर, ऐसे ही बताया था? हाँ जी सर, ऐसे ही बताया था। पुनर्मूल्यांकन खाता। अब जरा इसमें बारी आती है कि देखो इसमें क्या होता है। ये जो पुनर्मूल्यांकन खाता है बेटा,
ये इस तरह से बनता है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी रटवा दूंगा मेरे बच्चे। जो लाइन मैंने बार बार अब तक बोली, सच बताओ, दिल से बोलना, आपको आपके ईश्वर, आपके अल्लाह की कसम है कि आपको बातें याद नहीं हुई कि कब कब बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। ये जो पुनर्मूल्यांकन खाता बेटा से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं बेटा। ये इसकी डेबिट साइड होती है और ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। बेटा जब भी संपत्ति या दायित्व के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की वजह से अगर हमें लॉस होगा तो उस लॉस को कहां पर लिखते हैं? डेबिट वाली साइड में। और अगर हमें प्रॉफिट होगा तो उसे कहां लिखेंगे? क्रेडिट वाली साइड में। इतनी बात याद कर लो, आपको बेटा मैं पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखा दूंगा। अगर संपत्ति में या दायित्व में होने वाले परिवर्तन से हमें लाभ हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, हानि हुई तो उसे डेबिट साइड में लिखते हैं। कहोगे सर कैसे? सही से बताओ। देखो बेटा, पहली लाइन, यदि जो संपत्ति है बेटा आपके पास, संपत्ति समझते हो? प्रॉपर्टी। संपत्ति के मूल्य में, संपत्ति के खुद लिख लेना बेटा, मूल्य में अगर वृद्धि हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, तो सोचो लाभ हुआ कि हानि हुआ। संपत्ति का मूल्य अगर बढ़ जाए, मशीन 2 लाख से 3 लाख हो जाए, बिल्डिंग 4 लाख से 7 लाख हो जाए, संपत्ति का मूल्य अगर बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है बेटा? संपत्ति के मूल्य के बढ़ने से हमें होता है प्रॉफिट। यानी कि संपत्ति के मूल्य में होने वाली वृद्धि से हमें क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहां पर लिखा जाएगा बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में। कभी कभी आता है कि संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पर आएगा? संपत्ति के मूल्य में वृद्धि से हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहां पर आते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट वाली साइड में। कहां पर आते हैं बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट वाली साइड में। दूसरा, यदि संपत्ति का मूल्य कम हो जाए, मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, लिखा हुआ भी दिखाऊंगा, पहले मैं समझा रहा हूं। संपत्ति का मूल्य कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो डिक्रीज होने के केस में हमें क्या होगा? हानि। और हानि कहां दिखाई जाती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड बेटा, मैंने अभी भी बताया। तो ये कहां पर आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में। इतनी बात लिख दोगे। संपत्ति में अगर वृद्धि होती है तो पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है। अगर संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि हमें क्या हुआ बेटा? हानि हुई है। तीसरा, यदि दायित्व के मूल्य में क्या हुई है बेटा? वृद्धि। तो सोचो दायित्व के मूल्य में जो वृद्धि हुई है, दायित्व का मूल्य इंक्रीज हो गया है, ये कहां पर लिखना चाहिए? हमें एक बात रट लेनी है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड, लॉस डेबिट साइड। अब सोचो दायित्व का मतलब उधार, आप पर उधार का मूल्य बढ़ गया, उधार आपका बढ़ गया, आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? उधार बढ़ रहा है, उधार बढ़ रहा है, दायित्व बढ़ रहे हैं, उधार बढ़ रहा है तो सर लॉस हो रहा है, ये तो लॉस है सर, उधार बढ़ गया। तो लॉस कहां पर आते हैं? देखो ध्यान से, मैंने लॉस के लिए क्या बताया? लॉस आते हैं डेबिट साइड। तो पेपर में प्रश्न आएगा, यदि दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो इसे कहां लिखेंगे? दायित्व के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे। चौथा और आखिरी, यदि दायित्व के मूल्य में कमी हो जाए, डिक्रीज हो जाए बेटा, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए, तो खुद सोचो, उधार आपका कम हो गया, 5 लाख रुपए देने थे मोहन को, मोहन की डेथ हो गई, वो कह रहा है पैसा लूंगा ही नहीं मैं आपसे। पैसे आपको अब कम देने हैं, दायित्व कम देना है, दायित्व के मूल्य में कमी हो गई, तो सोचो आपका मन क्या कह रहा है? उधार हम पर से घट गया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो डेबिट साइड। चूंकि दायित्व का मूल्य कम हुआ तो भैया लाभ हुआ, तो कहां पर आएगा? ये क्रेडिट साइड में आएगा। एक एक नंबर के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा ये पूछा जा सकता है, पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाता है? तो कैसे बनाया जाता है आपको ये लिखकर आना होगा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। बाकी मैं आपको यहां पर पुनर्मूल्यांकन खाते की बातें बताता हूं, देखो लिख भी रखी है, यहां पर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। संपत्ति के मूल्य में होने वाली वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में लिखेंगे।
क्योंकि ये क्या हुआ, हमें लाभ हुआ। उसके अलावा संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये हमें क्या हुई है, हानि हुई है। दायित्वों के मूल्य में होने वाले कमी को लाभ हुआ है, कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। और दायित्व के मूल्य, अरे भाई ये तो रह गया एक चौथी लाइन, चलो वो आप लिख लोगे। समझ गए अब आपको, इसकी फोटो क्लिक कर लो। चलो चूंकि बेटा मेरे को अगली क्लास भी बनानी है और अगली क्लास भी बनानी है, तो आज की इस क्लास को बेटा मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं बेटा, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे बाकी क्लास भी देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन बेटा जो मैं पढ़ाता हूं उसकी आपको नोटबुक कॉपी बनानी बहुत जरूरी है। चलिएगा इसी के साथ मैं क्लास को बंद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।